पार्ट नंबर 22। पेशकश मीरे कारवान। बस बस बहुत हो चुकी, अब छोड़ दो इसे। ये आवाज़ सुनकर उन दोनों के हाथ पैर मशीनी अंदाज में रुक गए और इस आवाज़ ने तो मुझे भी चौंका दिया था। लेकिन उसी लम्हे गालिबन गैर इरादी तौर पर सोबराज की टांग हरकत में आई और उसकी ठोकर मेरी पहलू पर पड़ी और मैं करा उठा। मैंने कहा ना बस करो, बच्चे की जान लोगी क्या? दरवाजे पर खड़ी हुई बमला ने कहा और फिर उस औरत को मुहातब करके बोली, ये चमक चलो, अपने हाथ से पिस्तौल फेंक दो। औरत ने पिस्तौल नाल की तरफ से पकड़ रखा था और वो दस्ते से मेरे जिस्म पर ज़रबे लगाती रही थी। वो बमला को देखकर यकीनन बदहवास सी हो गई थी। जब कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो आदमी यकीनन कंफ्यूज हो जाता है और कोई सीधी सादी बात भी फौरी तौर पर उसकी समझ में नहीं आती। और वो औरत भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल से दो चार थी, क्योंकि पिस्तौल अभी तक उसने उसी अंदाज में पकड़ा हुआ था और वो इसे इस्तेमाल करने का इरादा भी नहीं रखती थी। अचानक फिजा फायर की आवाज से गूंज उठी। उसके साथ ही कमरे में उस औरत की चीख भी उभरी थी। बमला की चलाई हुई गोली उसके पैर से तकरीबन 1 फुट दूर कालीन में लगी थी और वो औरत चीखते हुए उछलकर वहां से 2 कदम दूर हट गई। उसके हाथ से पिस्तौल भी छूटकर गिर गया था। छी छी, बमला ने उसकी तरफ देखते हुए बोली, कितनी बेशर्म हो तुम, ऐसे कपड़े पहनकर गैर मर्दों से कबड्डी खेलती हो, जाओ ढंग के कपड़े पहन कर आओ। उसने पिस्तौल से सामने वाले दरवाजे की तरफ इशारा किया। उस औरत के चेहरे पर खौफ के साथ आंखों में शदीद उलझन के तासरात भी थे, लेकिन ये बात उसकी समझ में आ गई थी कि उसे जाने को कहा गया था। उसने जैसे ही कदम उठाया, बमला चीख उठी, अरे नहीं, यही रुक जाओ, बाहर जाकर कहीं तुम कोई गड़बड़ ना करो, इस सोफे पर बैठ जाओ। बमला ने आखिरी लफ्ज इस कदर जोर से चीख कर कहा कि वो औरत बुरी तरह गड़बड़ा गई। उसने सोफे पर बैठने में देर नहीं लगाई थी, बल्कि वो तो सोफे पर गिर ही गई थी। उसका चेहरा खौफ की शिद्दत से पीला पड़ गया था और वो होले होले कांप रही थी। मैं हैरत से बमला को देख रहा था। वो बहुत कम गो लड़की थी और बहुत संजीदा गुफ्तगू करती थी। इससे बातें करते मुझे हैरत होती थी कि ऐसी कम उम्र लड़की इस कदर संजीदा कैसे हो सकती है। और इस वक्त तो वो बिल्कुल बदली हुई लग रही थी, लेकिन बहरहाल वो जैसी भी थी, उस वक्त उसने बाजी पलट दी थी। अब तुम्हारी बारी है हिम्मत सिंह, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। इस जैली पंडित को इतनी मार लगाओ कि अपना नाम भूल जाए, और इस हराफा की अब तुम फिक्र मत करना, ये अपनी जगह से अब नहीं उठेगी। मैं अचानक ही खड़े खड़े अपनी जगह से उछला और फिर मैं घूम गया। उछलते ही मैंने अपनी एक टांग समेट ली और दूसरी टांग फैलाकर जोरदार किक लगाई। मेरे पंजे का निचला हिस्सा सोबराज की गर्दन पर लगा और वो उलटकर सोफे के करीब गिरा। मैं अपने आप को संभाल कर दोबारा उसकी तरफ लपका तो उसने चीखते हुए दोनों हाथ उठा दिए। ठहरो ठहरो, वो मेकान की अंदाज में चीख रहा था। मैं रुक गया। मैं नहीं जानता तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों लग गए हो। सोबराज बोला, तुम अपने दोस्त के साथ बलवंत सिंह के बारे में पूछने धूलपुर मेरे पास आए थे और उस वक्त भी तुमने मेरी पिटाई कर दी थी। अगर बलवंत सिंह से तुम्हारी कोई दुश्मनी है तो उसका बदला उससे क्यों नहीं लेते? मैं तो खुद उसी का डसा हुआ हूँ। मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। उस रोज धूलपुर में मार्शल आर्ट्स के बहुत शानदार दिखाए थे तुमने, लेकिन तुम तो बिल्कुल फुसफुसे निकले, एक ही किक में नॉकआउट हो गए हो। मैं बिला वजह किसी से दुश्मनी नहीं चाहता और तुम्हें तो मैं जानता भी नहीं। सोबराज ने जवाब दिया, अगर तुम्हें बलवंत सिंह से किसी बात का बदला लेना है तो वो मेरा भी दुश्मन है, मेरी बर्बादी का जिम्मेदार भी वही है। तुम अगर चाहो तो हम दोनों उसके खिलाफ गठजोड़ कर सकते हैं। मेरी नजरें सोबराज के चेहरे पर मरकूज थीं। वो अगरचे निहायत ही कमीना हसलत था, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त वो मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा था। और इस बात में भी कोई शुबा नहीं था
कि उसकी बर्बादी का जिम्मेदार भी बलवंत सिंह ही था। उस रोज धूलपुर में सोबराज ने अपने बारे में जो कुछ बता दिया था, उससे ये अंदाजा हो गया था कि वह एक शरीफ इंसान था। लेकिन बलवंत सिंह की दोस्ती उसे गलत रास्ते पर ले गई थी और वो एक संगीन जुर्म में मुलविस हो गया था। पुलिस तो इस लड़की के कातलों का सुराग नहीं लगा सकी थी, लेकिन बलवंत सिंह उसे ब्लैकमेल करता रहा था और सोबराज को उससे बचने के लिए पंडित का रूप धारना पड़ा। लेकिन बलवंत सिंह ने उसे दूर दराज धूलपुर जैसे गांव में भी तलाश कर लिया था। बराज से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि मैं तो उससे दारा के बारे में मालूम करना चाहता था। काली के मंदिर वाले पहाड़ों की तरफ जाने से पहले दारा और बलवंत सिंह 3-4 रोज सोबराज के पास रहे थे। हो सकता है बलवंत या दारा ने इसके साथ कोई प्रोग्राम बनाया हो। सोबराज की बातों से मैंने ये अंदाजा भी लगा लिया था कि इसे अभी तक बलवंत सिंह की मौत का भी पता नहीं चल सका। ठीक है, मैंने कहा, मेरी भी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो तुमसे चंद बातें पूछना चाहता था, और ये बातें खुशगवार माहौल में भी हो सकती हैं। उठो, आराम से बैठ जाओ, और ये बात जहन में रखना कि अगर तुमने किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो इस लड़की को गोलियां चलाने का बहुत ज़्यादा शौक है। कोई गड़बड़ नहीं होगी। सोबराज ने उठते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। दोस्ती भरा ये हाथ, सच्ची और खरी दोस्ती। दोस्त बनकर दिखाऊंगा और तुम्हारे लिए अपना जीवन भी कुर्बान कर दूंगा। मैंने उसका हाथ थाम लिया। बड़ी गर्मजोशी थी उसके अंदाज में। मैंने इसका हाथ छोड़ा तो वो गर्दन सहलाते हुए बोला, बड़े कड़े हाथ हैं तुम्हारे, मेरी तो हड्डियां तक कड़कड़ा उठी हैं। कहाँ से सीखा? ये फन सीखने की इब्तदा बैंकॉक से हुई और आखिरी सबक शाओलिन टेम्पल से हासिल किया, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। शाओलिन टेम्पल? वो उछल पड़ा। मैं भी शाओलिन टेम्पल जाना चाहता था, लेकिन बेड़ा गर्क हो बलवंत सिंह का। उसने मुझे दलदल में धकेल दिया। पता नहीं कैसे कैसे सपने देखे थे, सब चुकनाचूर हो गए। ऐसा होता है, मैंने कहा। आदमी जो सोचता है हमेशा पूरा नहीं होता। 1 मिनट, वो बोला। अगर तुम इजाज़त दो तो लाजवंती किचन में जाकर चाय बना ले। जब मैं तुम्हारे बेडरूम की खिड़की से बाहर खड़ा था तो इस वक्त भी तुम उससे चाय बनाने का कहकर किचन की तरफ गए थे। मैंने कहा, ओह, तो तुमने सुन लिया था। वो मुस्कुराया। लेकिन इसके बावजूद तुम मार खा गए। तुम्हारी इस लाजवंती ने हर बार ही ऐसा इस्तेमाल किया था कि मेरी जगह कोई और भी होता तो मार खा जाता। बहरहाल, अब ये चाय बनाने के लिए किचन में जाना चाहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैंने जवाब दिया। बमला अभी तक पिस्तौल बदस्त दरवाजे में लिए खड़ी थी। लाजवंती उसके करीब से गुजरी तो बमला मुस्कुराते हुए दरवाजे से हट गई, और लाजवंती के कमरे से निकलने के बाद वो भी उसके पीछे ही चल पड़ी थी। ये लाजवंती कौन है और तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? मैंने सवालिया निगाहों से सोबराज की तरफ देखा। 3 साल में पहले मैं ठोकरे खाता हुआ जयपुर आया था तो लाजवंती ने ही मुझे सहारा दिया था, सोबराज ने जवाब दिया। उस रोज मैं जीन मंदिर में चला गया था जहाँ एक पंडित से मेरा झगड़ा हो गया। कई पंडितों ने मिलकर मुझे बुरी तरह पीट डाला, उठाकर बाहर फेंक दिया। मैं जख्मी था। लोग मेरे करीब से गुजरते रहे, लेकिन किसी को मुझ पर रहम नहीं आया। लाजवंती भी इस वक्त मंदिर में मौजूद थी। ये मुझे उठाकर यहाँ अपने घर ले आई, डॉक्टर को बुलाकर मेरा इलाज करवाया और मेरी बड़ी खिदमत की। इन दिनों भी मैं पुजारी का रूप धारे हुए था और पुलिस से बचने के लिए मंदरोही में पनाह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लाजवंती को न जाने किस तरह मेरी बातों से अंदाजा हो गया था कि मैं पुलिस से छुपने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर मुझे अपने बारे में सब कुछ बताना पड़ा। लाजवंती ने मुझे अपना हुलिया बदलने पर मजबूर कर दिया। मुझे अपनी दाढ़ी वगैरह मुंडवानी पड़ी। पता नहीं लाजवंती को मेरे अंदर ऐसी क्या बात नजर आई थी कि वो मुझे उठाकर अपने घर ले आई। वो शायद हमदर्दी का जज्बा था, लेकिन इसमें बदतरीज तब्दीली आई। हमदर्दी की बजाय कोई और जज्बा उसके सीने में जन्म ले रहा था। मैं 3 महीने लाजवंती के साथ इसी बंगले में रहा। मैं बहुत कम बाहर निकलता, और वो भी रात के वक़्त। और फिर एक रात मैं लाजवंती के साथ एक नाइट क्लब चला गया।
वहाँ मैंने बलवंत सिंह को देख लिया और फिर उसके बाद मैं घर से नहीं निकला। मैंने एक बार फिर दाढ़ी मूंछें बढ़ाना शुरू कर दी। मज़ीद 2 महीने के बाद मैंने सर भी गंजा करवा दिया। मेरा हुलिया अगरचे बड़ी हद तक बदल चुका था, लेकिन मेरे लिए जयपुर में रहना खतरे से हाल ही नहीं था। मैंने एक बार फिर पंडितों वाला रूप धारा और कार्स का चला गया। वहाँ मुझे एक और मंदिर मिल गया और 1 साल बाद मुझे धूलपुर वाला मंदिर मिल गया। इस दौरान मैं पंडिती के बेस में यहाँ आता रहा। मैं धूलपुर के मंदिर को अपने लिए महफूज तरीन जगह समझता था, लेकिन एक रोज़ सारसा के बाजार में बलवंत सिंह से आमना सामना हो गया। पता नहीं उस कमबख्त ने मुझे किस तरह पहचान लिया था। उसके साथ एक लोंडिया और एक साधु भी था। उन्हें चंद रोज के लिए पनाह चाहिए थी। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने इनकार किया तो वो पुलिस को मेरे बारे में बता देगा। हालांकि वो उस जुर्म में उतना ही मुलविस था जितना मैं अपना सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैंने उन्हें पनाह देने का वादा कर लिया, लेकिन मैंने ये भी फैसला कर लिया था कि उनके वापस आने से पहले मंदिर छोड़कर यहाँ आ जाऊँगा, क्योंकि यही मेरे लिए एक जाय पनाह थी। लेकिन बीच में तुम लोग टपक पड़े और तुमने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया और वहाँ से मुझे भागने के लिए एक पुलिस वाले की जान लेना पड़ी। ये मेरी ज़िंदगी का पहला जुर्म है जो मैंने दानस्ता तौर पर किया था। पुलिस को इस शिद्दत उस पंडित की तलाश होगी जो एक संतरी को कत्ल करके भागा है। यहाँ आते ही मैंने अपना हुलिया बदल लिया। आंखों में कॉन्टैक्ट लेंसेज ने मेरी आंखों की रंगत भी बदल गई। लेकिन हैरत है, तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? तुम्हारे जख्म के इस निशान से। मैंने उसकी गर्दन की तरफ इशारा किया। जब तुम लाजवंती के साथ रेस्टोरेंट में काफ़ी पीने गए थे तो मैं भी वहाँ मौजूद था। तुम्हारा ये निशान देखकर ही मुझे शुबा हुआ था। मैंने उसे ये नहीं बताया कि इस रेस्टोरेंट से भी मेरा कोई ताल्लुक है। तुमने बताया कि बलवंत और उसके साथी तुम्हारे पास वापस आने वाले हैं। हाँ, उनका प्रोग्राम यही था, सोबराज ने जवाब दिया। बलवंत सिंह का साथी, वो बदेशी साधु, बहुत हरामी था। मुझे शुबा था कि उन्होंने कोई खास मंसूबा बना रखा था और उसने ये भी कहा था कि अगर इन्हें इस तरफ आने का मौका मिला तो वो हरद्वार की तरफ निकल जाएंगे। हरद्वार ये कहाँ है? मैंने पूछा। मैंने ये तो सुन रखा था कि हरद्वार हिंदू का कोई मुकद्दस मुकाम है, लेकिन आज तक इसके बारे में जानने की कभी कोशिश नहीं की थी। यूपी में है, बहुत दूर है, सोवराज ने जवाब दिया। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि बलवंत सिंह कहाँ है? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। कहाँ? वो सवालिया नजरों से मेरी जानब देखने लगा। जहन्नुम में, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्या? वो उछल पड़ा। जहन्नुम उस जैसे लोगों के लिए ही बनाया गया है, मैंने कहा और फिर से काली मंदिर वाले पहाड़ों में पेश आने वाले वाक़े के बारे में बताने लगा। उसके मुंह से गहरा सांस निकल गया, गोया अब मुझे उससे निजात मिल गई है। मैं कोई जवाब देना चाहता था कि बमला और लाजवंती कमरे में आ गई। लाजवंती ने कपड़े बदल लिए थे और उसने चाय की ट्रे उठा रखी थी। अब उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, लेकिन आंखों में उलझन बदस्तूर थी। उसने ट्रे मेज पर रख दी और एक कप उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया, दूसरा सोबराज को दे दिया और तीसरा बमला की तरफ बढ़ाते बोली, बैठ जाओ दीदी, तुम क्यों खड़ी हो? दीदी? बमला ने जोरदार कहका लगाया। मैं तो आपसे बड़ी छोटी हूँ, आप मुझे दीदी क्यों कह रही हैं? बमला कहकर पुकारिए ना। अच्छा बमला रानी, बैठ जाओ और चाय पियो, लाजवंती बोली। उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उनमें भी मुफाहमत हो चुकी थी। मेज़ पर चाय का कप उठाते हुए मेरी नज़रें सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ उठ गईं, जिसकी सुइयां 1 बजे का वक्त बता रही थी। वक्त देखते ही मुझे ठाकर और जानकी वगैरह के ख्याल आ गया। वो यकीनन परेशान हो रहे होंगे। मैं इधर उधर देखने लगा। एक दीवार के साथ खिड़की के करीब स्टैंड पर टेलीफोन भी रखा हुआ था, जिसके करीब एक कुर्सी भी पड़ी हुई थी। मैं अपनी जगह से उठकर उस कुर्सी पर जा बैठा और फ़ोन का रिसीवर उठाकर ठाकर के होटल का नंबर मिलाने लगा। ठाकर अभी तक होटल में ही था और हमारे लिए परेशान था। मैंने उसे बता दिया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम 1-1.5 घंटे बाद घर पहुंच जाएंगे। क्रैडल स्टेप करके मैंने हवेली का नंबर बुलाया।
और फिर जानकी को भी अपनी हैरियत की इतला दे दी और फिर अपनी जगह पर आ गया। मैं सोबराज से बहुत कुछ मालूम करना चाहता था और मुझे मालूम था कि ऐसी बातों में घंटा 1.5 घंटा ज़रूर लग जाएगा। तुम बलवंत सिंह को कैसे जानते हो और उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? सोबराज ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। बलवंत सिंह दरअसल राजकुमारी रूपमती का दोस्त था। और राजकुमारी रूपमती का दोस्त? सोबराज के लहरे में हैरत थी। हाँ, ये वाकई पुरानी बात है, मैंने कहा। मैं समझता हूँ कि बलवंत के बाप ने, उसके पास दौलत की कमी नहीं थी। वो जिंदगी भर अपने बाप की दौलत पर ऐश कर सकता था, लेकिन वो फितरतन कमीना आदमी था। उसकी नजरें हमेशा दूसरों के माल पर रहती थीं। उसने राजकुमारी रूपमती से दोस्ती भी इसीलिए की थी कि वो उसकी दौलत पर ऐश कर सके और राजकुमारी के हुस्न शबाब से भी लुत्फ अंदोज हो सके। सोबराज ने एक बार फिर मेरी बात काट दी। उसकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया कि वो रूपमती के बारे में बहुत कुछ जानता था। रूपमती एक आजाद मुंश औरत थी, मैंने कहा, और उसकी ये रविश ही उसे गलत रास्ते पर ले गई थी। उसे लूट का माल समझ लिया गया था, गोया वो बहती गंगा थी जिसमें हर शख्स हाथ धोने का ख्वाहिशमंद था। और जब मैं राजकुमारी रूपमती के हल्का अहबाब में दाखिल हुआ तो उसके बहुत सारे दोस्त मुझसे नाराज हो गए, क्योंकि मैं रूपमती को उस दलदल से निकालने की कोशिश कर रहा था। रूपमती के 2 जाती मुलाजिम और बलवंत सिंह मेरी इन कोशिशों से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए थे। मैं चंद लम्हों को खामोश हो गया। मैंने उसे ये नहीं बताया कि बलवंत सिंह से दुश्मनी की असल वजह क्या थी। इन तीनों ने आपस में गठजोड़ कर लिया। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, रूपमती के जाती मुलाजिम दोनों सगे भाई थे, धर्मेश और तेज सिंह। वो दोनों रूपमती के कज़न भी थे, लेकिन उन दोनों ने रूपमती को अपनी जायदाद समझ लिया था। मुझसे पंगेबाजी के नतीजे में वो दोनों अपने अंजाम को पहुंच गए। एक मिनट, इस मर्तबा लाजवंती ने मुझे टोक दिया। तुम हिम्मत सिंह तो नहीं? हाँ, मेरा नाम हिम्मत सिंह है, मैंने कहा। और तुम मेरे नाम से वाकिफ तो हो, तो और भी बहुत कुछ जानती होगी। जी हिम्मत सिंह जी, बहुत कुछ। लाजवंती ने दोनों हाथ जोड़ दिए। और मेरा ख्याल है कि अब हमें तुमसे डरने की ज़रूरत नहीं। हमें तो खुशी है, आज तुम जैसे आदमी के दर्शन हो गए। आप तो बड़े महान हैं, महापुरुष। शुक्रिया। मैंने भी हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा किया। फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बलवंत सिंह हमसे इंतकाम लेने के लिए एक ऐसे शख्स से मिल गया जो मेरा असली दुश्मन था। मैं उसकी तलाश में था और इत्तेफाक से वो भी यहाँ जयपुर में मौजूद था। इन दोनों ने हमारे खिलाफ क्या क्या साजिशें नहीं की और कहाँ कहाँ महाज नहीं खोले। हम इन्हीं की तलाश में सारस्का गए थे। वहाँ से मंदिर वाली पहाड़ी में पहुँच गए। वहाँ बलवंत सिंह तो मारा गया और दारा भी मेरे हाथ आ गया था, लेकिन वो मेरी दोस्त को जख्मी करके फरार हो गया। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई है। मेरे खामोश हो जाने पर सोबराज ने कहा, जब वो धूलपुर में मेरे पास ठहरे हुए थे तो प्रज्ञा राज नामी किसी ऋषि के बारे में बात कर रहे थे जो पहले जयपुर में था, लेकिन कुछ अरसे पहले हरिद्वार चला गया था। बलवंत सिंह ने कहा था कि अगर वो लोग धूलपुर वापस ना आ सके तो हरिद्वार चले जाएंगे। वो चंद लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, बलवंत सिंह मारा गया और मुझे यकीन है कि दारा उस लोंडिया को लेकर हरिद्वार चला गया होगा। मेरे ख्याल में हरिद्वार जैसी दूर दराज जगह ही उसके लिए महफूज हो सकती है। दारा के साथ जो लोंडिया थी वो भी मारी गई, बल्कि उसे तो दारा ने ही गोली मार दी थी। मैंने कहा, ओ, सोबराज के मुंह से बेख्तियार निकल गया। तो फिर यकीन करो कि वो हरिद्वार ही गया होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि फिलहाल तो सलसरत, अलोर या कुर्बो जवार की किसी जगह में छुपा होगा। मैंने उसकी एक टांग तोड़ दी थी और वो लंगड़ी टांग के साथ इतना तवील सफ़र नहीं कर सकता। कुछ देर तक खामोशी रही और फिर हम दारा और हरिद्वार के बारे में ही बातें करते रहे। हमें दोस्ती की बुनियाद पड़ गई थी। मैं इन दोनों के बारे में बहुत कुछ जान गया था और वो मेरे बारे में भी बहुत कुछ जानते थे। दोबारा मिलने का वादा करके हम वहाँ से रुखसत हुए तो 2:30 बज चुके थे। मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली और बमला पैसेंजर सीट पर बैठकर ऊँघने लगी।
नया पैराग्राफ। मेरे अंदर एक नई बेचैनी जन्म ले चुकी थी। मैंने ठाकर से हरिद्वार के बारे में पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं जानता था, सिवाय इसके कि हरिद्वार हिंदू का एक मुकद्दस मुकाम है और हर हिंदू जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा वहाँ जाना ज़रूरी समझता है। मैं इधर उधर से भी लोगों से हरिद्वार के बारे में पूछता रहा। मुझे मायूसी नहीं हुई और मैंने बहुत सारी मालूमात हासिल कर ली। सोबराज और लाजवंती से भी मेरे अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार हो चुके थे और पिछले 1 महीने के दौरान मैं कई मर्तबा उनसे मिल चुका था। कभी मेरे साथ होली और कभी मैं अकेला ही चला जाता था। हम घंटों बैठे बातें करते रहे। एक रोज़ मैंने सोबराज से हरिद्वार के बारे में बात की तो वो फौरन ही मेरा साथ देने को तैयार हो गया। वो बदले हुए हुलिये में यहाँ अगरचे बड़ी हद तक महफूज था, लेकिन उसके दिल में एक धड़का तो लगा हुआ था। सर पर खौफ और एक खतरे की तलवार तो लटक रही थी, इसलिए वो यहाँ से भी अब दूर चले जाना चाहता था। लेकिन एक बात है, सोबराज ने इधर उधर देखते हुए सरगोशी में कहा, हमें किसी को बताए बगैर यहाँ से जाना होगा, निहायत खामोशी से। तो क्या तुम समझते हो कि हम बैंड बाजे के साथ रुखसत होंगे? मैंने कहा। तुम मेरा मतलब नहीं समझे, सोबराज ने कहा। ये लाजवंती है ना, अगर इसे पता चल गया तो ये भी हमारे साथ जाने को तैयार हो जाएगी और मैं इसे साथ नहीं ले जाना चाहता। न जाने वहाँ हमें किस किस्म के हालात का सामना करना पड़े। यही सूरत हाल मेरे साथ भी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, 2 बलाएं मेरे साथ भी लिपटी हुई हैं। बमला और जानकी को पता लग गया तो वो किसी हालत में भी मुझे अकेले नहीं जाने देंगी। जानकी को तुम नहीं जानते, वो मुझे एक कदम भी हिलने नहीं देती। मेरी दोस्त है और कई मर्तबा अपना जीवन खतरे में डाल चुकी है मेरे लिए। ये नारियां भी बड़ी अजीब महलूक हैं। सोबराज मुस्कुरा उठा। जिस मर्द को अपना मान लेती हैं उसके लिए सब कुछ छोड़ देने पर तैयार हो जाती हैं, अपनी जान खतरे में डाल देती हैं। लाजवंती के आ जाने के बाद हमारी गुफ्तगू का मौजू बदल गया। उसने हमारे सामने चाय के कप रख दिए और बारी बारी हमारे चेहरों को तकते हुए बोली, कोई खास बात हो रही थी? नहीं, सोबराज बोला, हम बात कर रहे थे कि माधुरी दीक्षित ज़्यादा हसीन है या हेमा मालिनी। अब ये फैसला तुम ही करोगी। इन दोनों में से ज़्यादा हसीन कौन है? ये तो मैं नहीं कह सकती कि इन दोनों में ज़्यादा हसीन कौन है। अलबत्ता ये ज़रूर बता सकती हूँ कि इन दोनों से ज़्यादा हसीन तो मैं हूँ, लाजवंती ने जवाब दिया। ओ, ये फैसला ही सही है, मैंने हंसते हुए कहा। हमने अगरचे हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित के नामों की आड़ लेकर बात को टालने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे ख्याल में लाजवंती इतनी बेवकूफ़ नहीं थी। वो समझ गई थी कि हम किसी खास मौजू पर बात कर रहे थे और बात इसे छुपाना चाहते थे, लेकिन उसे असल बात जानने के लिए इसरार भी नहीं किया। उससे अगले रोज़ रेस्टोरेंट में एक बुद्ध भिक्षु से मुलाकात हो गई। वो एक और आदमी के साथ काफ़ी पीने आया हुआ था और दोनों काउंटर के करीब ही एक मेज़ पर बैठे हुए थे। उनकी बातें सुनकर मैं भी मुतवज्जा हो गया। भिक्षु उस आदमी को योगा के बारे में कुछ बता रहा था। गुफ्तगू के दौरान मैं कभी तन कर बैठ जाता और इशारों से कुछ समझाने की कोशिश करता। मैं भी अपनी जगह से उठकर उनकी मेज़ पर आ गया। कहीं पर बात योगा या मार्शल आर्ट्स की हो रही हो और मैं उसमें दिलचस्पी ना लूं, ये मुमकिन ही नहीं था। जिंदगी भर के तजर्बे से ये बात सामने आई थी कि बुद्ध भिक्षु और हिंदू योगी योगा में जितनी महारत रखते हैं उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैंने भी योगा सीखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि योगा तन कर बैठ जाने और महसूस अंदाज में सांस लेने का नाम नहीं है। योगा तो एक पुरस्कार इल्म है जिसे सीखने के लिए एक उम्र चाहिए। इस बुद्ध भिक्षु ने भी योगा के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई और चंद बातें इस हवाले से मैंने की तो वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। फिर उसने बताया, हरिद्वार के करीब ऋषिकेश को दुनिया भर में योगा का सबसे बड़ा और सबसे अहम मरकज़ समझा जाता है। पहाड़ियों और जंगलों में घिरे हुए इस छोटे से कस्बे को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है।
दुनिया भर से लोग योगा का पुरस्कार इल्म सीखने के लिए ऋषिकेश आते हैं। उस बुद्ध भिक्षु की बातों से मेरे जज्बात कुछ और भी भड़क उठे। अब मुझसे वक्त गुजारे नहीं गुजरता था। मैंने और सोबराज ने चुपके ही चुपके तैयारियां शुरू कर दी और फिर अपनी रवानगी से एक रोज़ पहले मैंने ठाकुर को इत्तेमाद में लेकर बता दिया कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। हरिद्वार? ठाकुर चौंक गया। मगर तुम तो हिंदू नहीं हो, क्या करोगे वहाँ जाकर? वहाँ तो हर तरफ मंदिर ही मंदिर हैं और इन्हीं मंदिरों में मुझे दारा के मिलने की तवक्का है। मैंने कहा, इसके अलावा सुना है हरिद्वार से चंद मील की दूरी पर ऋषिकेश में योगा का बहुत बड़ा मरकज़ है, मैं वहाँ भी जाना चाहता हूँ। और तुम्हारी वो जो चहीती है जानकी? ठाकुर बोला, वो तो मेरी जान खा जाएगी, बोटियाँ नोच लेगी मेरी। और मैं देख रहा हूँ कि बमला भी तुम्हारे बगैर सांस नहीं ले सकती। और वो जो है राजकुमारी रूपमती, वो भी तुम पर जान छिड़कती है, बहुत प्रेम करती है तुमसे। मैं इन तीनों आफतों से कैसे निपटूंगा? वो तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। रूपमती तो तुमसे प्रेम करती है ठाकुर जी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत चाहती है वो तुम्हें, और मैं जानता हूँ तुम भी उसके बगैर नहीं रह सकते। मेरी तो अब तुम मानो तो अब तुम दोनों एक हो जाओ। ठाकुर का चेहरा एक तरह से सुर्ख हो गया, जैसे वो कोई लड़की हो और मैंने उसके प्रीतम का नाम लेकर उसे छेड़ दिया हो। ठीक है, वो गहरा सांस लेते हुए बोला, तुम हरिद्वार से वापस आ जाओ तो मैं इस सिलसिले में सोचूंगा। वैसे तुम कब जा रहे हो? कल दोपहर, मैंने जवाब दिया। सोबराज ने पिंक सिटी एक्सप्रेस पर दिल्ली के लिए सीटें बुक करवा ली हैं। ओ, ठाकुर चौंक गया। सोबराज भी तुम्हारे साथ जा रहा है? हाँ, सिर्फ सोबराज, वो काबिल एतमाद आदमी है, मैंने जवाब दिया। ठीक है, ठाकुर ने गहरा सांस लिया। तुम्हारे बाद जो भी होगा भुगत लूँगा, और तुम्हें मेरे ये माल बहुत अच्छे लगे हैं ना? उसने अपने सर पर हाथ फेरा। वापस आकर अगर तुम्हें मेरे सर पर कोई बाल नज़र आए तो ना आए तो अफसोस मत करना। मैं इतनी लंबी मुद्दत के लिए तो नहीं जा रहा कि बात लंबी मुद्दत की नहीं। ठाकुर ने मेरी बात काट दी। तुम मुझे 3 बलाओं के रहम करम पर छोड़कर जा रहे हो। मेरे बाल नोचने में तो उन्हें चंद मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। मैं इसकी बात पर कहका लगाए बगैर नहीं रह सका था, और ये तो मैं भी जानता था कि मेरे बाद वो तीनों वाकई ठाकुर की बोटियाँ नोच लेंगी। और देखो, ठाकुर ने कहा, अगर वहाँ कोई गड़बड़ हो तो मुझे टेलीफोन पर इतला देने में देर मत करना, मैं फ़ौरन पहुँच जाऊँगा। अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं तुम्हें ज़रूर इतला दूँगा, मैंने जवाब दिया। मैंने और सोबराज ने अपने अलग अलग बैग तैयार कर लिए थे। इनमें हर वो चीज़ मौजूद थी जिसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती थी, और ये दोनों बैग हमने ठाकुर के होटल में ही रखे हुए थे। पिंक सिटी एक्सप्रेस अपनी नौयत की एक मुनफरिद ट्रेन थी। राजस्थान में हर साल 7-8 लाख गैर मुल्की सयाह आते थे, और ये ट्रेन सुबह 6 बजे दिल्ली से रवाना होकर दोपहर के वक्त जयपुर पहुंचती थी। दोपहर 4 बजे जयपुर से रवाना होकर रात को दिल्ली वापस आ जाती। मौसम के मुताबिक इस ट्रेन का टाइम टेबल में रद्द-बदल भी होता रहता था। 270 किलोमीटर का फासला तय करने में 5 घंटे लगते थे। रात 9 बजे के करीब हम दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकले तो मेरे दिल की धड़कन बेरब्त हो रही थी। मैं कागजात के बगैर गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में मुकीम था। त्यारे के हादसे के बाद अगर मैंने पुलिस से राब्ता कर लेता तो हमें पाकिस्तान भेजने का बंदोबस्त हो सकता था, लेकिन रेगिस्तान में जहाज़ के हादसे के बाद हालात ने इस तरह पलटा खाया था कि हम हिंदुस्तान के कैदी बनकर रह गए थे। जयपुर में अजनबी लोगों से हमारी दुश्मनियां भी चलीं और कुछ मोहल्ले दोस्त भी मिले, और इन्हीं दोस्तों की वजह से ही हम कानूनी उलझनों से बचे रहे थे। लेकिन अब मेरे वो दोस्त बहुत पीछे रह गए थे। सोबराज मेरे साथ था, लेकिन वो भी इस शहर में अजनबी था, और जाहिर है किसी अजनबी पर दिल में अनजाने से वसवसे ज़रूर लेते हैं। हम रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं गए। दिल्ली के सैर का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, हमें तो यहाँ सिर्फ रात गुजारनी थी। सुबह हमें पूरा दिन चलते रहना था।
यहाँ से मैसूरी के लिए रवाना हो जाते। दिल्ली से 70 किलोमीटर के फासले पर मीरठ शहर आबाद है। ये वो शहर है जहाँ से 1857 में हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग आज़ादी का आगाज़ हुआ था। मीरठ से तकरीबन 100 मील आगे सहारनपुर में ट्रेन रुकी। आधे घंटे बाद पता चला कि वो स्टेशन आगे एक मालगाड़ी पटरी से उतर जाने से रेलवे लाइन पर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल हो चुका है और ट्रेन कम से कम 6 घंटे बाद रवाना होगी। हम 6 घंटे इंतज़ार नहीं कर सकते थे। हमारी तरह और भी बहुत सारे मुसाफिर ट्रेन से उतरकर लारी अड्डे का रुख करने लगे। 2000 मीटर बुलंद और हिमालय के कदमों में आबाद शहर, वो एक बहुत बड़ा और बारोनक शहर था। उससे सिर्फ 35 किलोमीटर के फासले पर खूबसूरत हिल स्टेशन मैसूरी वाक़या था। हमने वो दिन वहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझा और लारी अड्डे पर एक बस से उतरकर दूसरी बस में सवार हो गए। 35-36 किलोमीटर का फासला 3 घंटों में तय हुआ था। पहाड़ी रास्ते नहायत दुश्वार गुजार और सब्ज़े से भरे हुए थे। उससे कुछ फासले पर नैनीताल है। इससे थोड़ा ही आगे हिंदुस्तान की सरहदें, एक तरफ नेपाल और दूसरी तरफ चीन में तिब्बत से मिलती हैं। नैनीताल में दूर तक एक वैली फैली हुई है जहां दुनिया के खौफनाक तरीन दरिंदे पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये पार्ट अपने अख्ताम को पहुंचा।